हाँ भाई फाइनल ईयर। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं हेडस्टेड पिट के बारे में, ठीक है। तो ये जो हेडस्टेड पिट होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या हो रहा है? अरे यार क्या हो रहा है? हाँ ठीक है। देखिए क्लास, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं हेडस्टेड पिट के बारे में, ठीक है। तो हेडस्टेड पिट जो है वो भी एक तरीके से क्या काम करती है, उत्सर्जन का काम करती है। यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज अ हेडस्टेड पिट। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो, एक सेकेंड, यहाँ पर ये हेडस्टेड पिट, इसको भी हम वैसे ही बोलेंगे, लेकिन इसमें ये नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया के जैसे ही यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर, मतलब फ्लेम सेल्स जैसे प्रेजेंट थी ना आपके उसमें, सिमिलरली इसमें भी क्या प्रेजेंट रहती है, इस टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे। ये जो आपका क्या है, हेडस्टेड पिट, ठीक है। ये जो हेडस्टेड पिट होता है क्लास, ये एक किस तरह से काम करेगा, उत्सर्जन अंग की तरह से काम करता है, लेकिन इसके उत्सर्जन में और प्रोटोनेफ्रिडिया के उत्सर्जन में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ये एक्चुअली प्रेजेंट होता है जो फेरिंग्स है, ठीक है। फेरिंग्स के मतलब जो ग्रसनी वाला भाग होता है, फेरिंग्स के लेफ्ट साइड में, मतलब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो आपकी नोटोकॉर्ड है, ठीक है। नोटोकॉर्ड के बगल में यहाँ पर जो फेरिंग्स है, ठीक है, ये फेरिंग्स में इसके लेफ्ट साइड में, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या उपस्थित होगी, आपकी वॉल उपस्थित होगी, तो वहां पर ऊपर की तरफ थोड़ा सा साइड में, और वो साइड जो हो जाता है वो लेफ्ट साइड होता है। ये नहीं है कि जस्ट इसके फेरिंग्स के जस्ट ऊपर उपस्थित हो, नहीं, इसकी उपस्थिति जो है वो फेरिंग से थोड़ा सा साइड में, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उपस्थित होती है आपकी हेडस्टेड पिट। ये हेडस्टेड पिट जो होती है ये भी किस तरह काम करेगी, उत्सर्जन अंग की तरह काम करती है, और इसका भी जो उत्सर्जन है वो कैसे होगा, विसरण विधि से होता है। किस तरीके से होता है, विसरण विधि से होता है। ये एक्चुअली क्या करती है, ये इसके जो ब्रैंकियोस्टोमा है उसकी बॉडी में से नाइट्रोजनी पदार्थ को अवशोषित, अवशोषित मतलब डिफ्यूजन मेथड है भाई, तो जाहिर सी बात है ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करेंगे, तो ये जो मूव होता है वो हेडस्टेड पिट से जाएगा, और वो जाहिर सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, कहाँ उपस्थित होती है, फेरिंग्स के लेफ्ट साइड में। तो ये क्या करती है, ये उसको उसमें चला जाता है जब नाइट्रोजनी पदार्थ, तो ये अवशोषित करके जो फेरिंग्स होता है उसमें उनको उत्सर्जित कर देती है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से फिर वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके हेडस्टेड पिट की। ये जो हेडस्टेड पिट है सिमिलरली होगा आपकी प्रोटोनेफ्रिडिया के ही जैसे, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, जैसे वो भी आपके कैसे थे, युग्मित थे, ये भी आपके युग्मित हैं, लेकिन अंतर कहाँ रहता है, जैसे कि वो तो आपका मेन काम करता था उत्सर्जक अंग की तरह, लेकिन ये सहायक अंग की तरह काम करेगा, और ये कहाँ उपस्थित होता है, ये ग्रसनी के एकदम ठीक ऊपर ना उपस्थित होकर थोड़ा सा साइड में, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है इसका, वहां पर इसकी उपस्थिति होती है। और ये किस तरीके से उत्सर्जन का काम करता है, उसका मेथड होता है विसरण विधि। विसरण विधि मतलब ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, तो जहां पर ये ग्रसनी वाले भाग में जहां पर क्या उपस्थित होंगे आपके उत्सर्जी पदार्थ, उनको विसरण विधि से कहाँ चले जाते हैं, आपके हेडस्टेड पिट में, और वहां पर वो कहाँ पर रिलीज कर देगा उसको, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से वो बाहर निकल जाएगा। ये तो बात रही जनरल सी हेडस्टेड पिट के बारे में। इसके बाद एक और उत्सर्जी अंग के बारे में बताया था, दिस इज ऑल्सो अ रीनल पैपिला बताया था, है ना। तो रीनल पैपिला या रीनल पैपिली, आप कुछ भी कहिए,
ये रीनल पैपिला जो होता है फाइनल ईयर, ये भी किस तरीके से काम करता है, ये भी आपको उत्सर्जक अंग की तरह काम करेगा। और ये रीनल पैपिला अवशोषित करके, मतलब वही अवशोषित करेगा उत्सर्जी पदार्थों को और एट्रियम में उत्सर्जित कर देता है। क्या कर देता है? उनको उत्सर्जित कर देता है। तो जनरली अगर हम देखें, अब तक हमने तीनों उत्सर्जक अंग की बात कर ली है, आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात की है, जिनमें जो मेन है, मुख्य है आपका उत्सर्जक अंग, दैट इज जो आपको प्रोटोनेफ्रिडिया बताया था फर्स्ट टाइम पर उसे, ठीक है। उसके बाद में दैट इज अ हेडसेट पेट एंड आफ्टर दैट रीनल पैपिला। ठीक, क्लियर है ना सभी को ये उत्सर्जक तंत्र? चले फिर बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब प्रजनन तंत्र। You are most welcome. हाँ जी, सॉरी। देखें आप, हम बात कर लेते हैं प्रजनन तंत्र की। तो जो ब्रैंकियोस्टोमा होता है फाइनल ईयर, वो लैंगिक द्विरूपता नहीं प्रदर्शित करता। मतलब इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म से मतलब है इसमें आपको मेल एंड फीमेल उन दोनों में ही आपको अलग अलग देखने को नहीं मिलते। जनरली वो दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है ना। उनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें इसमें किसकी, इनमें जो जनद होते हैं, जनद मतलब गोनेड, ठीक है। तो जनद का उद्भव है वो होता है सीलोमिक भित्ति से। किससे माना गया है? सीलोमिक भित्ति से होता है। और इसमें होते हैं टोटल 26 जोड़े जनद। कितने होते हैं? इसमें टोटल 26 जोड़े जनद पाए जाते हैं। और ये जनद जो है ये उपस्थित होते हैं 25 से 51 खंड जो होते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर 25 से 51 तक के जितने भी खंड उपस्थित होंगे उनमें। लेकिन हाँ, खंडी भवन अगर हम बात करें तो इसमें खंडी भवन सतही होगा, मेटामेरिक तो होगा नहीं, जैसे एनिलिड्स में होता है। तो इसमें सतही खंडी भवन जो है उसमें कौन से में उपस्थित होते हैं? ये होते हैं टोटल 26 जोड़े। और ये 26 जोड़े जो है वो 25 से 51 खंडों में पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। वहीं अगर हम बात करें ओवा एंड स्पर्म को, अगर कोई भी भाई यहाँ इसमें क्या है, जनद है, तो जनद में क्या होंगे? गैमीट होंगे। गैमीट मीन स्पर्म एंड ओवा। तो यहाँ पर स्पर्म एंड ओवा को लेके जाने के लिए कोई भी स्पेशल डक्ट नहीं होती है, ठीक है।
ऐसा नहीं कि वही कोई भी अगर आपकी कोई स्पेशल डक्ट है जो स्पर्म्स को एंड ओवा को बाहर वाटर में निकालती हो, तो ऐसा नहीं होता है। स्पर्म एंड ओवा को लेके जाने के लिए कोई भी स्पेशल टाइप की डक्ट उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें तो ये फेरिंक्स के दोनों ओर ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है, ये फेरिंक्स के दोनों ओर पाई जाएगी, ठीक है ना। और ये फेरिंक्स जो है कहाँ खुलेगी, ये एट्रियम से होते हुए एट्रियोपोर, याद है ना, एट्रियम में खुलती है, ठीक। देखें, अब हम बात कर लेते हैं, क्लास समझ में आ रहा है। देखिए क्लास, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके प्रजनन तंत्र की। ब्रैंकियोस्टोमा में प्रजनन तंत्र जो है वो किस तरीके से होता है, एक तो उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है, मतलब उसमें आप लोगों को जनरली मेल एंड फीमेल को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है ना उनको, तो उनका टी सेक्शन लेना पड़ेगा, मतलब उसका टीएस के द्वारा ही आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें जो जनद होते हैं उनका उद्भव किससे माना गया है, सीलोमिक भित्ति से माना गया है, सीलोमिक वॉल से। वही इनमें कितने जोड़ी होते हैं जनद, इनमें टोटल 26 जोड़ी जनद पाए जाते हैं, जो कितने खंड, 25 से 51 खंड में उपस्थित होते हैं। लेकिन इनमें जो गैमीट हैं, गैमीट मीन स्पर्म एंड ओवा, ठीक है, इनको बाहर वाटर तक, आपको पता होगा ब्रैंकियोस्टोमा में जो निषेचन होता है वो कैसा होगा, बाह्य निषेचन होगा। तो बाह्य निषेचन से मतलब होता है ऐसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता हो। अब चूंकि ये समुद्र में रहता है ब्रैंकियोस्टोमा, तो इसमें निषेचन कहाँ पर होगा, समुद्र में होगा। तो समुद्र तक इनके गैमीट लेके जाने के लिए कोई स्पेशल टाइप की कोई डक्ट इसमें उपस्थित नहीं होती है। इसमें क्या होगा, जैसे पता है ना कहाँ उपस्थित होती है, एक तो फेरिंग्स में उपस्थित होगी। फेरिंग्स में भी जैसे आपने एट्रियम जो है जब ये एडल्ट हो जाते हैं, पहले मुझे ये बताइए ये क्लियर है, फिर मैं रफ करती हूँ वरना इसको, क्लियर है ना सभी को, सेकंड फाइनल ईयर सॉरी, क्लियर है ना बेटा। यस गुड। देखिए इसमें क्या होता है, जब ब्रैंकियोस्टोमा वयस्क होता है, ठीक है, क्या होता है वयस्क, तो उस दौरान जो इसके गैमीट हैं, ठीक है, मतलब फेरिंग्स के ऊपर एक संरचना उपस्थित होती है, वो कहाँ पर खुलती है, एट्रियम के उसमें, ठीक है। तो एट्रियम में जो जनद हैं वही कहाँ जाते हैं, एट्रियम में ही तो जाएंगे। तो एट्रियम में जनद का एक उभार लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, क्या हो जाता है, उभार लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इसमें, किसका, आपके गोनेड्स का, ठीक है। गोनेड्स में क्या हो गया, एक उभार लाइक स्ट्रक्चर बन गया, कहाँ पर, आपके एट्रियम में, एट्रियम में खुल रहे हैं ना वो एट्रियोपोर के थ्रू। तो अब क्या होगा, ये जो गोनेड है जब इनका मतलब ब्रैंकियोस्टोमा का जब प्रजनन काल मतलब ब्रीडिंग टाइम आता है, ठीक है, जब इनका ब्रीडिंग टाइम आता है, मतलब ब्रीडिंग टाइम जनरली इसका कब देखने को मिलता है, या तो गर्मियों में, या जो बसंत वाला टाइम होता है ये फरवरी वाला, ठीक है, जनरली उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो जब इनका ब्रीडिंग टाइम आएगा, प्रजनन काल, तब उस दौरान ये जो गोनेड ने अपनी एक स्ट्रक्चर बनाई थी जिसमें क्या उपस्थित है, आप इसके गैमीट उपस्थित है गोनेड में, तो ठीक है, तो वो यहाँ एट्रियम में आकर फट जाते हैं, कहाँ पर फट जाते हैं, एट्रियम में फट जाते हैं, ठीक। अब जो एट्रियम में इनके गैमीट जो हैं वो कहाँ पर आ चुके हैं, एट्रियम में आ चुके हैं। अब एट्रियम में जब क्या चीज उपस्थित होगी, बैक वाटर करंट, मतलब जब इसमें जल धारा प्रवेश करेगी एट्रियम में, ठीक है,
तब ये जलधारा के साथ इसके जो गैमीट हैं वो बाहर निकल जाते हैं। क्या हो जाता है? वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक, समझ में आया? देखिए एक बार फिर समझिएगा क्लास, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रजनन तंत्र की। तो इसमें इनके लिए वही बताया था कि इनके गैमीट्स को एट्रियम तक लेके जाने के लिए कोई स्पेशल डक्ट तो है नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, गोनेड्स अपने आप में एक इस तरह से एक उभार लायक स्ट्रक्चर बनाता है। कहाँ पर? एट्रियम में। तो जब इनका प्रजनन काल आता है, प्रजनन काल जनरली कब बताया है? तो वसंत, ये फेब वाला महीना, या फिर जनरली गर्मी में। ठीक है, तो उस दौरान ये जो गोनेड्स हैं, ठीक है, वो एट्रियम में फट जाएंगी। जैसे ही फटते हैं वैसे ही उनमें जो गैमीट उपस्थित होंगे कहाँ पर आ जाएंगे? एट्रियम में आ जाएंगे। एट्रियम में आने के बाद जैसे ही उसमें जलधारा प्रवेश करेगी, जलधारा के साथ वो बाहर निकल जाएंगे। बाहर वो निकल जाएंगे जब इसके गैमीट, तभी बताया था इनमें निषेचन जो है वो कैसा होता है? बाह्य निषेचन। ठीक, कैसा होगा? बाह्य निषेचन होगा। देखिए यहाँ पर तो बात रही जनरली कि हमने यहाँ पर क्या किया है, इसे गैमीट्स को बाहर निकाल दिया। ठीक, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर इसको आप डिफरेंशिएट करना ही चाहते हैं तो इनके टेस्टिस एंड ओवा, इन दोनों को आप जनरली स्ट्रक्चर देखेंगे जब, तब दोनों ही अप्रॉक्स सेम नजर आएंगे आपको। ठीक है, एक जैसे कभी नजर नहीं आते। ठीक है, तो थोड़े से आई मीन टू से वो एक जैसे नजर आएंगे, आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डिफरेंशिएट अगर आप लोगों को करना है तो उसका टीएस सेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन आप लोगों को लेना पड़ेगा, तब उसके बेसिस पर आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जनरली अगर हम बात करते हैं आपके स्पर्म की, ठीक है, तो स्पर्म जो है इसमें वो अप्रोक्स 18 म्यू का होता है। कितने का होता है? 18 म्यू का होता है। लेकिन और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? एज यूजुअल हेड, नेक एंड टेल में डिवाइड रहता है। ठीक, लेकिन जब हम बात करते हैं इसमें ओवा की, तो ओवा में क्या प्रेजेंट रहेगा? इसमें अगर हम जनरली एग में देखते हैं तो एग में आपको, मैं एक जनरली एग की बात करती हूँ, इसमें एग की नहीं, एक जनरली एग जो मुर्गी के अंडे की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो उसमें भी दो पोल उपस्थित होते हैं। दो पोल उपस्थित होते हैं ना, एक होता है वर्धी पोल, मतलब वेजिटेटिव पोल, वेजिटेटिव पोल, एंड एक होता है आपका एनिमल पोल। यही उपस्थित होता है ना, वेजिटेटिव पोल एंड एनिमल पोल। इसके एक पोल पर, मतलब एनिमल पोल जो होता है वहां पर क्या उपस्थित होता है? एक बहुत बड़ा केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है ना, इसके एक पोल पर क्या उपस्थित होता है? एक बहुत बड़ा केंद्रक उपस्थित होता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया आगे स्टार्ट होती है। ये तो बात रही एक जनरली अंडे की, जनरली एग की बात रही। सेम चीज आपको वही चीज ब्रैंकियोस्टोमा के ओवा में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ओवा जो होता है वो माइक्रोलेसिथल होता है। कैसा होता है? माइक्रोलेसिथल। बता देते हैं, माइक्रोलेसिथल का मतलब होता है सूक्ष्म पीतकी। नाम से ही पता चल रहा है, इसे पीतक जो है, पीतक मतलब योक, इसमें योक जो है वो बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, कैसा होगा? इसमें बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या पाई जाती है? एक झिल्ली पाई जाती है, जैसे हम बोलते हैं वेटेलाइन मेम्ब्रेन। वेटेलाइन मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक और झिल्ली प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं प्री वेटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्लास इस ओवा के बारे में हम कल बात करते हैं। ठीक है, आज की मीटिंग में बस इतना ही। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलिए।